हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी 12वीं कक्षा का जो है राजनीति विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा चैप्टर जो आया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो बुक है उसमें मेन जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और हर एक बात पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपको एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंटों को जो है एनालाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बताए जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। समझाया तो जाएगा ही जाएगा, प्लस ये आपके अक्षर भी सामने दिखेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जिनके एनसीईआरटी के अंतर्गत ये पॉइंट व्यू बनाया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो इन पॉइंटों के एनालाइज जो बच्चे कर लेते हैं उनका पूरा जो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। और ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आसान है, शॉर्ट है और समझने लायक है, और इसको समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए देखा जाए तो ये जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इतना पॉइंट काफ़ी सख्त महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हर बातों का जो है एनालाइज बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं। यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है अपने उद्देश्य में व्यापक का अर्थ होता है कि यह अपने उद्देश्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और इनका जो है क्षेत्र काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को समाधान और शांति व सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुई ऐसे कोई भी युद्ध न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। 1945 में इसकी गठन की गई और इसको सदस्य की संख्या भी 100 से 93 तक था, यानी 193 थी। लेकिन फिर भी ये संगठन जो है आज 2023 के आसपास ये फेल नज़र आ रही है। कारण क्या है कि आज पूरा विश्व जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाने का एक ही मतलब था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान कर सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई विवाद आती है धर्म के रिगार्डिंग, जमीन के रिगार्डिंग, क्षेत्र के रिगार्डिंग, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बिना युद्ध करवाए उन विवादों का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ही कार्य था, शांति सुरक्षा स्थापित करना, और वो विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की गई थी। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाई गई थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया गया था। विवादों को समाधान करना, शांति व सुरक्षा का जो है व्यापक फैलाव करना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और काफ़ी ज़रूरी भी थे। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया गया। कहते हैं कुछ समस्या ऐसी होती है जिसे निपटाना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करती है। देखिए, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिसको आप स्वयं सुलझाने में सक्षम नहीं रहते हो और एक दूसरे की बातों का कोई देश नहीं मानता है, तो इसीलिए विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया, जिसका एक उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे रहें, अंतर्राष्ट्रीय जो वाद विवाद रहें, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुलझाया जा सकता है और देश में जो है शांति और सुरक्षा का जो है माहौल बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था, लेकिन युद्धों को रोकने में सहायक करना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जाके जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गठन की गई थी, लेकिन देखा जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। कहते हैं जो है एक और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसके फेल हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है गठन की गई।
क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य होता है कि जो युद्ध हो रहे होते हैं उसमें मध्यस्थता का काम करे, युद्ध के कारणों को तलाशे और देशों में समझौता करे और युद्ध से बचा जा सके। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध देखने को मिला उसे पूरा देश भयभीत हो गई और वो चाहती थी कि भविष्य में ऐसा कोई भी युद्ध न हो, क्योंकि परमाणु बम का भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में तो आपको पता ही होगा कि उसका भी दशा अच्छी नहीं थी। तो इसी कारण पूरे विश्व ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसकी बात हर एक देश माने। लेकिन आज देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो फेल हो गया, फिर सेकेंड विश्व युद्ध में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना की गई और आज देखा जाए तो आज ये ऑर्गेनाइजेशन फेल है। कारण क्या है? आज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर काम कुछ भी नहीं रही। लेकिन देखा जाए तो युद्धों को रोकथाम में सहायक सिद्ध होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, और इसी के लिए इसको बनाया भी गया था। विश्व के आर्थिक विकास में सहायता, यानी किसी भी देश में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बिगड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है दूसरे देशों को से कह के उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में हेल्प कर सकती है। यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखें तो प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी देश में आपदा हुई, महामारी जैसी घटना घटी, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है सहायता करेगा। ये मुख्य आवश्यकताएं थी इसको बनाने का। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे बड़ा आवश्यकता थी। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कोई एक देश निपट नहीं सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है और किसी एक देश के पहल करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि जो हो रही है उससे निपटा जाए और इसे जहाँ तक हो संभव हो इसको जो है रोका जाए। और ये तभी रोक सकता है जब हर एक देश इसके प्रति अग्रसर होगा। देखा जाए तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई थे, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि इसके अंतर्गत जो है बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए और इसमें से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच एंड अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस सोसाइटी। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको पूरे विश्व में जो है तालमेल बैठाना, शांति और सुरक्षा का जो है बहाली करना, ये उद्देश्य थी। और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार में जो है सहूलतें देना, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य था। और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज के समय में निभा रहे हैं। आगे देखें तो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और जब इसकी स्थापना इसकी हुई थी उस समय इसके कुल सदस्यों की संख्या जो थी 193 थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और सदस्यों की संख्या 193, मुख्यालय न्यूयॉर्क में थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना की गई और यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि लीग ऑफ नेशन क्या थी। लीग ऑफ नेशन जो थी प्रथम विश्व युद्ध में बनाई गई थी और इसको बनाने का उद्देश्य भी वही था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के उद्देश्य थे कि पूरे विश्व को भीषण युद्ध से रोकना और जनमानस में शांति की स्थापना करना और पूरे नेशन को जो है एकजुट करना। यानी देखा जाए तो भविष्य में युद्ध न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लेकिन देखा जाए तो कुछ वर्षों के बाद जब 1939 से में जो देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इसका समय काल था 1939 से लेके 1945 तक जो विश्व युद्ध हुई
और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो थी वो कुछ समस्याएं थी, लेकिन यहाँ पर लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ का वही उद्देश्य रखा गया जो लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 51 सदस्य थे। यानी देखा जाए तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 51 देश ही इसके सदस्य थे। भारत भी इसके स्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी जब इसकी स्थापना हुआ तो भारत भी इसका सदस्य बन गया था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या जो है 193 हो गई। यानी देखा जाए 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या में 193 हो गई और 193 सदस्य दक्षिण सूडान था। यानी 193 जो देश था वो दक्षिण सूडान था और भारत इसका सदस्य जो है 30 अक्टूबर 1945 में बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात है कि भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना और जब ये बनाई गई यूएनओ उस समय सिर्फ 51 सदस्य था, लेकिन 2013 तक इसकी सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, 193 हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसके अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा पॉइंट यहाँ पर आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य थे? देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो है यहाँ पर भूमिका अदा करता है और इनकी भूमिकाओं में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो होते हैं उसको रोका जाए। राष्ट्र के बीच से सहयोग की राह दिखाना, यानी जो राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष होती है, जो लड़ाई होती है, उनके लिए जो है सहयोग के रास्ता निकालने की जो है राह पे चलती है। यानी जब दो देश आपस में लड़ने लगे तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सामने आता है कि दोनों देशों में लड़ाई न हो के दोनों में जो है मध्यस्थता का कार्य किया जाए। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुओं के दायरों को कम करना, यानी देखा जाए तो शत्रुओं के दायरे कम करने का भी उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है। और इसका मैंने पहले ही बताया था कि इसकी स्थापना कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध को देख के किया गया था, क्योंकि ऐसा युद्ध कभी न हो। लेकिन आज क्या आपको लगता है कि ये संस्थाएं जो बनाई गई थी अपना कार्य करने में सक्षम हो पाई है? क्योंकि आज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अगर किसी देश के युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुओं के दायरों को कम करना। इवन देखें तो पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। और इवन देखा जाए तो प्राकृतिक घटनाओं में भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने आता है। और इस उद्देश्य के अंतर्गत देखा जाए तो आपदा, महामारी आदि अन्य किसी समस्या में मदद करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी देश में आपदा हुई, महामारी हुई तो इस समय काल में राष्ट्रीय संघ जो है अपना कार्य करेगा और देश को जो है दूसरे देशों को सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम, यानी संयुक्त राज्य संघ जो है किन किन से बने हुए हैं। संयुक्त राज्य संघ के अगर अंगों की अगर हम बात करें तो पहला तो होता है सुरक्षा परिषद, इसमें होती है। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा होता है सचिवालय, चौथा होता है आम सभा और पांचवा होता है न्यायिकता परिषद और छठवां होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए सारे के सारे संयुक्त राज्य संघ के जो है प्रमुख अंग हैं और इनसे ही संयुक्त राज्य संघ का जो है निर्माण हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इनका कार्य क्या है। एक दो कार्य देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा
कि इनका आखिर क्या उद्देश्य है और कैसे कार्य करते हैं। देखा जाए तो हम बात अगर करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद जो देखा जाए तो संयुक्त राज्य संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद ही होता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत सारे कार्य होते हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद को शक्तिशाली अंग के रूप में देखा जा सकता है। इसे कुल जो है 15 सदस्य हैं, यानी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं और इसमें से 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ये पांचों के पांचों जो है अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यानी देखा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या जो है 15 है और उसमें से 5 सदस्य जो है अस्थायी तौर पे हैं और 10 सदस्य जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, जो केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए ही इस परिषद का जो है मेंबर होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति भी प्राप्त है, यानी निषेधाधिकार भी जो है प्राप्त है। ये सारे अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनको वीटो शक्ति भी दी जाती है और ये वीटो शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में ही सुधार की मांग और जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ सदस्यों से ही बनी हुई है और देखा जाए तो 5 सदस्य तो अस्थायी हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और बाकी जो देश हैं 10 वो अस्थायी रूप से होते हैं और 10-10 वर्ष के लिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा परिषद सदस्य हैं उनके पास वीटो शक्ति भी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरा विश्व जो है चाहती है कि इसके रूल रेगुलेशन में, ढांचे में, कार्य में बदलाव हो, इससे और भी देश जो है फ़ायदा उठा सके। उसके पश्चात आता है सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ने पर बल दिया गया है और इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाओं को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। तो देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार आदि मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाओं को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल देने की यहाँ पर कोशिश की गई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है। अगर दूसरा देखें पावरफुल है तो वो महासचिव है। इसमें 2 ही व्यक्तियों के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। दूसरा है महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है और वर्तमान महासचिव का नाम जो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। यानी देखा जाए तो आज जो प्रेजेंट वर्तमान में इसके सदस्य हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पॉइंट है वीटो पावर, निषेध अधिकार। यानी वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर की कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, इसके क्या क्वालिफिकेशन है, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वीटो पावर को अगर हम देखें, निषेधाधिकार कहते हैं इसको। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से प्राप्त वो अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसला को रोक सकता है। यानी वीटो पावर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के प्राप्त वो अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में देखा जाए तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। यानी देखा जाए तो कुल जो है 15 सदस्य हैं, जिसमें प्रत्येक की वीटो की मूल्य 1 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर अस्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी देश को वीटो पावर देने से मना कर देती है तो उसको वीटो पावर नहीं दी जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है वीटो पावर के लिए। चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, सारे क्वालिफिकेशन आपके पास हो, लेकिन कोई जो है स्थायी सदस्यों में से कोई भी आपको
मना कर देता है, इनकार कर देता है वीटो पावर देने से, तो उसको जो है निषेध ही माना जाता है। क्योंकि वीटो पावर का मतलब है कि जो अस्थायी 5 सदस्य हैं उनको निषेध अधिकार दी गई है कि कोई भी फैसला हो वो अपने मत के अंतर्गत चल सकते हैं। इसलिए देखा जाए तो भारत को आज तक जो है वीटो पावर की शक्ति नहीं मिली है। कारण यही है क्योंकि भारत को हर देश जो है सब चीज में जो है क्वालिफाइड मानने को तैयार है, लेकिन चाइना जो है बार बार जो है इस पर टांग अड़ाती है। देखा जाए तो यहाँ पर 2006 तक वीटो पावर का उपयोग जो है कई देशों ने किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी 2006 तक जो वीटो पावर का अब तक उपयोग जो हुआ है, अमेरिका द्वारा 82 बार हुआ है। चीन ने अब तक 4 बार जो है वीटो पावर का उपयोग कर चुका है 2006 तक, और रूस ने सबसे अधिक की है। रूस ने 122 बार जो है वीटो पावर का उपयोग किया है। इवन देखे फ्रांस, तो फ्रांस ने 18 बार जो है इसका उपयोग किया है और ब्रिटेन ने 32 बार किया है। तो देखा जाए तो चीन सिर्फ 4 बार वीटो पावर का उपयोग किया है और रूस ने 122 बार जो है वीटो पावर का उपयोग किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों में अंतर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में क्या अंतर है, किसको जो है अस्थायी सदस्य माना जाता है, किसको अस्थायी सदस्य दिया जाता है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं, जो कि 5 है। अब तक 5 से एक भी नहीं बढ़े हैं क्योंकि वो उन क्वालिफिकेशनों के पास नहीं कर पाते हैं। और आपको मैंने बताया कि 5 में से अगर कोई ने भी मना कर दिया तो उसको जो है अस्थायी सदस्य का दर्जा नहीं मिलता है। तो अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए भी चुने गए हैं 5 देश हैं और इनके पास वीटो शक्ति भी प्राप्त है और इनकी संख्या केवल 5 है और ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को ये अस्थायी सदस्य रोक भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 5 सदस्यों में से कोई भी अगर नेगेटिव में वोट दे देता है तो उसकी अस्थायी सदस्यता बंद हो जाती है। यानी हर एक सदस्य के जो है इसके सदस्य बनने के लिए इसके फेवर में वोट जाना चाहिए। तो यहाँ पर वीटो शक्ति भी प्राप्त होती है, तो अस्थायी सदस्य होने का काफ़ी यहाँ फायदा देखने को मिलता है। वहीं देखें अस्थायी सदस्य जो कि संख्या 10 है, उसमें क्या बातों पे जो है विचार की गई है। तो देखा जाए तो अस्थायी सदस्य की क्या विशेषता होती है। ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं केवल 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं और इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होता है। यानी इनके पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है और इनकी आज तक संख्या जो है सिर्फ 10 ही है और इनकी भूमिका अस्थायी सदस्य की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते हैं। तो देखा जाए तो इसके अस्थायी सदस्य की में कोई भी पावर नहीं होती है। मैं तो यही कहता हूं कि अस्थायी सदस्य बनने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई भी शक्ति इनके पास होती ही नहीं है। सिर्फ नाम मात्र का ही सदस्य होते हैं। देखा जाए अगली पॉइंट ये बताता है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता रहा है और चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण का हो, दक्षिण कोरिया संकट हो या सुएज नहर का मामला हो या इराक या कुवैत पर आक्रमण हो, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है हर एक क्षेत्र में। और भारत सदैव ही निशस्त्रीकरण के साथ है और दक्षिण कोरिया के संकट में भी सहायता किया था और सुएज नहर के मामलों में भी भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण रुख था। इवन इराक और कुवैत पर जो आक्रमण हुए थे, इराक और कुवैत पर हुए थे, इसमें भी भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान थे। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की रक्षा, उपनिवेशवाद का रंग भेद का विरोध और
जो है शैक्षिकीय, आर्थिक और संयुक्त गतिविधियों में भी भारत की भूमिका जो है सराहनीय रही है। तो देखा जाए भारत का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखा जाए तो अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने की क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आती कि बड़ी आर्थिक शक्ति हो, यानी कि इनके पास बहुत ही बड़ा अर्थव्यवस्था हो। दूसरा यही है कि बड़ी सैन्य शक्तियाँ हो। तीसरी बात आता है आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र हो। चौथी बात ये आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहे। यदि अगला पॉइंट पे बात करें तो लोकतंत्र का सम्मान करता हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र उस देश में स्थापित हो। अगली अगर पॉइंट पे बात करें तो यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र के हिलास के विविध की जो है नुमाइंदगी करती हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के पास ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है देखा जाए तो सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। और इसमें कहीं ना कहीं कारण जो है चाइना के द्वारा ही है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि कोई भी 5 सदस्य देशों में अगर मना कर देती है, इनकार कर देती है, वीटो पावर का यूज़ कर लेती है, तो उसको जो है स्थायी सदस्यता का जो दर्जा नहीं दी जा सकती है। और भारत के पक्ष में सारे क्वालिफिकेशन है। भारत के पास बड़ी आर्थिक शक्ति है, बड़े सैन्य शक्ति में भी भारत तीसरे नंबर पे आता है। आबादी के दृष्टिकोण से भारत जो है नंबर 1 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी भारत का योगदान रहा है और लोकतंत्र भी भारत में मौजूद है। और यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था से और संयुक्त के लिहाज से विविध नुमाइंदगी करती है, यानी यहाँ पर विभिन्नताएँ काफ़ी है, संस्कृति में भी है, भूगोल में भी है। तो भारत जो है इसके अस्थायी सदस्य का प्रमुख हकदार है। लेकिन देखा जाए तो आज तक भारत को जो है ये शक्तियों से जो है दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ देशों की चापलूसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे विश्वास है कि भारत का विश्व जो है आने वाले समय में और विश्व स्तर पर जो है इसका अस्थायी सदस्य जरूर बनेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी राजनीति विज्ञान के जो हमारे समक्ष पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी पे आधारित है। अगर जो बच्चा इस पॉइंटों को अच्छे समझ लेता है उसके लिए जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसी बेस पे त्रिपान स्टडी सेंटर ने यहाँ पर पॉइंट व्यू सारी बातों को लाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर आपको विश्वास दिलाता है कि जो ये पॉइंट सब हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इससे अधिक कुछ भी नहीं आएगा। ये आपको भी यकीन हो जाएगा, जब ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो पूरा देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पॉइंट व्यू बने होते हैं, तो हर पॉइंट को देखना महत्वपूर्ण रहता है। हमारा जो अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो प्रथम तो हमारे समक्ष यही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा भी करेंगे। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम UNESCO के नाम से जाने जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी बच्चों के लिए ये कोष बनाई गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम UNICEF के नाम से भी जानते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। उसके पश्चात आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका अर्थ होता है UNDP। UNDP का अगर पूरा नाम देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद पश्चात आता है UNHRC, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना जो है रोल अदा करता है। उसके पश्चात आता है UNHCR, इसको हम संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी उच्च आयोग कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सारे फुल फॉर्म के रूप में एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आपको आएगा, ये आपको भी विश्वास होगा। देखिए, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने का प्रयास करें, तो इसमें बहुत से कदम हैं जिसको उठा सकते हैं और इसको हम एक प्रासंगिक बना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है कि इसको एक सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण बने। और इसके लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे शांति स्थापक आयोग का गठन करके, कि शांति स्थापक आयोग का हम गठन करें, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति हमें मिलना चाहिए। और एक लोकतंत्र कोष का गठन भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना रोल अदा कर सकता है। इवन देखिए तो आतंकवाद के सभी रूपों को जो है ख़त्म करना भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है, कि आतंकवाद के सभी रूपों को भ्रमसान करना। उसके पश्चात है न्यायता परिषद की समाप्ति, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर 6 पॉइंट थे। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखते हैं। देखा जाए तो आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका के ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता है। देखिए, एक बात तो मैं आपको यहाँ साफ कर दूँ कि यहाँ पर देखा जाए तो सारे ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के इशारों पर ही चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो ये विश्व स्तर पर बनाई गई है, इसमें कई देश जो है मेंबर भी है, लेकिन फिर भी अमेरिकी ताकत का परिपूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाना ये दिखाता है कि अमेरिका का वर्चस्व हर एक क्षेत्र में है। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दिखावा मात्र ही बनाया गया है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी देश के कहते हैं बातों पे चले, उसके अंकुश नहीं लगा सके, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्तर पर कार्यरत नहीं हो सकता। इसका अर्थ साफ होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक धोखा है। इसका कारण आप समझ सकते हो कि जब अमेरिकी ताकत पर ये ऑर्गेनाइजेशन सब पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। यानी यही बात आ गई सामने कि जो अधिक पैसा देता है वही उसका सब कुछ है। ये गलत है। कहते हैं कोई भी क्षेत्र को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के अंदर काम करता है तो पूरी तरह से उसी का ही पिट्ठू कहा जा सकता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका का देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसे हम ये नहीं कह सकते कि विश्व स्तर पर इसका कोई योगदान रहेगा, क्योंकि अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा करेगा। और इसका क्या एक बात बताई गई है कि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। तो योगदान है तो इसका मतलब क्या कि आप गलत को भी सही कर दोगे, सही को भी गलत कर दोगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे विश्व के लिए कार्य करे, सभी विश्व के साथ दे, जो गलत देश है उसको भी पछाड़े, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। तो यहाँ पर अगर अमेरिका की ताकत पर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंकुश नहीं लगा सकता, तो इसका अर्थ है कि इनका जो है प्रभुता खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रभुता खत्म हो गई है और ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही काम करता है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी अमेरिका भूपृष्ठ पर स्थित है। देखिए, अमेरिका ने सबसे बड़ी चाल चली थी। उनको पता था कि जिसके घर में जो सामान चला जाता है वही उसका सब कुछ होता है, इसलिए सारे मुख्यालय जो थे वो सभी के सभी अमेरिका पृष्ठभूमि पर ही बनाए गए, कि जब चाहे अमेरिका इस पर दबाव डाल के अपना उल्लू सीधा कर सके। और इस बात की मंशा पूरा विश्व ने नहीं समझ सका, क्योंकि देखा जाए तो पूरा विश्व को जो है यहाँ अमेरिका ने आंख में धूल झोंकी। और धूल भी क्यों नहीं झोंकेगा, कहते हैं पूरे विश्व के लोग समझ वाली काम तो करते ही नहीं हैं। जब उनको पता था कि अमेरिका सारे के सारे मुख्यालय जो है अपने ही पृष्ठभूमि पर स्थित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन सारे
ऑर्गेनाइजेशन पर अमेरिका का ही वर्चस्व स्थापित रहेगा। और ऐसा ही हुआ कि सारे मुख्यालय अमेरिका में है और अमेरिका के कोई भी कार्य में ये सारे संगठन जो है किसी प्रकार की अंकुश नहीं लगा सकते। परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वे मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। कहते हैं ये सिर्फ बातें लिखी है कि इसके वार्ता करके जो है मुझ पर नियंत्रित रख सके। अमेरिका पर नियंत्रण पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं रहेगा। कारण यही है कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्यालय है अमेरिका के पृष्ठभूमि पे है, और सबसे अधिक बड़ी बात है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अधिक बजट मिलती है तो वो अमेरिका से ही मिलती है। तो ऐसे में कौन ऑर्गेनाइजेशन होगा जो अपनी बजट को जो है ख़राब करेगा और उसकी भूमि पर रहेगा। कहते ना, किसी के भूमि पे रहो और उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। यानी जर्नल सी बात है, मान लीजिए आप किसी घर के किराए पे हो और किरायादार होते हुए भी मालिक पे आप कैसे बोल सकते हो, संभव ही नहीं है। तो यही हालत यहाँ पर हुआ है। कहते हैं अमेरिका शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकती है, लेकिन ये प्रयास कभी सफल नहीं हो सकती। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन भी देखने को मिला। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे होते हैं। जैसे पहला तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुई थी 1944 में, ये रूपरेखा बनाई गई थी। यानी देखा जाए तो 1944 में इसका रूपरेखा बनाई गई थी और 1945 में हस्ताक्षर किए गए मुख्यालय जो है इसका वाशिंगटन DC में है। यानी देखा जाए तो 1945 में ये बन के तैयार हो गई और इसका मुख्यालय देखा जाए तो वाशिंगटन DC में है। और इसकी सदस्यों की संख्या यहाँ पर आकलन किया जाए जो कि अभी वर्तमान में 189 है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर अगर हम गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यही एक उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देख रेख एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराया जाए। देखिए IMF का काम यही होता है कि पूरे विश्व में मुद्रा पर यानी पैसों पर जो है कंट्रोल किया जाए। अगर ये IMF कंट्रोल नहीं करेगी, अगर कोई देश मनमानी करेगी तो जर्नल सी बात है वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। मान लीजिए कोई देश जो है अपने मनमर्जी पैसा यानी मुद्रा को छापने लग जाता है। आप भी यही सोचते हो कि मुद्रा छापना तो सरकार का काम है, देश का जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसे करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं और कोई देश अपनी मनमर्जी करने लग जाए तो उस देश में पैसे का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। लोगों को एक माचिस लेने के लिए भी एक थैला पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है सारे पैसे का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन सब चीज़ों पर जो है अपनी देख रेख करती है, जिससे कि सुचारू रूप से जीवन संचार चलता रहे। कई देश ने ऐसा किया था तो वहाँ पर दुर्दशा इसी प्रकार की हुई थी, इसलिए IMF का जो है स्थापना किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है और इसका एक ही काम होता है कि वो वित्तीय व्यवस्था की देख रेख करे और जो है मुद्रा पर जो है अपनी पकड़ बनाए रखे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विश्व बैंक। देखा जाए तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ही हुआ था, जब IMF का हुआ था। यानी मुद्रा कोष की जब हुआ था, विश्व बैंक का भी कार्य कुछ हद तक उसी प्रकार से है जैसे IMF का है, लेकिन विश्व बैंक अपने जगह पर एक अलग स्थान रखती है। और विश्व बैंक की स्थापना देखा जाए तो 1945 में हुई थी और इसकी सदस्य संख्या उतनी भी थी, यानी 189 थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही था। तो देखा जाए तो विश्व बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा कर सकता है। इसमें इसका उद्देश्य यही होता है कि मानवीय विकास के ऊपर जो है अपना ध्यान आकर्षित करना, यानी शिक्षा स्वास्थ्य पर जो है मुख्य इसकी निगरानी रहती है। कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और जो है सुशासन के लिए काम करता है। तो विश्व बैंक की अपनी एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व बैंक जो है विश्व में पैसों पर भी कंट्रोल करती है और सभी को लोन भी देती है। जो देश इससे लोन लेती है उनको देना ही पड़ता है। तो इस तरह के कार्य जो है यहाँ विश्व बैंक का रह जाता है। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO का जो है स्थापना देखा जाए तो 1995 में की गई थी
और इसकी पहल जो थी GATT के द्वारा की गया था, जिसका अर्थ होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड, हुआ करता था। मुख्यालय जिनेवा, सदस्य जो थे इसका था 164, यानी देखा जाए तो मुख्यालय कहाँ था, जिनेवा में था। और इसकी कुल सदस्यों की संख्या जो थी 164 थी। और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। देखिए, यहाँ विश्व व्यापार संगठन बनाने का एक ही उद्देश्य था कि अगर हम विश्व में ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हर देश अपनी मनमानी करेगा, अपने तरह से रूल रेगुलेशन बनाएगा। इसलिए देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य ये होता है कि पूरे विश्व में जो व्यापार करते हैं वहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाती है, जिसको हर एक देश को मानना पड़ता है, हर एक जो है कंट्री को मानना पड़ता है। और जो कंट्री नहीं बात मानती है उस पर जो है कार्रवाई भी की जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन का काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो है GATT यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड के लिए यूज की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इसका सदस्यों की संख्या कम है, 164 ही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। ये संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य से इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसियों का काम होता है कि परमाणु बम जैसे शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए या किया ही ना जाए, इसके लिए वो अपनी निगरानी सदैव बनाई रखती है। तो IAEA जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाए अगर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का कार्य करती है, देश को अगर इससे काफ़ी मुनाफा भी होगा। इवन देखें तो अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय लंदन में है। और इसका जो है ये एक स्वयंसेवी संगठन है, यानी स्वयं सेवा, सेल्फ जो है ये हेल्प करती ऑर्गेनाइजेशन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। उसके पश्चात आता है ह्यूमन राइट वॉच, यानी ह्यूमन राइट वॉच काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1978 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका देखा जाए उद्देश्य तो ये स्वयंसेवी संगठन भी मानव अधिकार की वकालत करता है और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। तो ह्यूमन राइट वॉच काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका अनुसंधान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन के लिए कार्य करता है। उसके पश्चात आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह सोसाइटी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हिंसा के सभी पीड़ितों की मदद करती है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रोल भी अदा कर रही है। लेकिन देखा जाए तो ये सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की मदद करती है। सबसे पहली बात तो ये मैं कहता हूँ कि युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए और आंतरिक हिंसा होती है सबसे बड़ी बात है, ऐसा हिंसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं इंसान है, इंसानों को समझाना संभव नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है और सोसाइटी का कार्य होता है कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हिंसा के समय पीड़ितों को मदद करना, सशक्त हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इवन देखें तो ग्रीन पीस फाउंडेशन जो थी 1971 में स्थापित हुई थी और ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने पर दबाव बनाने का काम भी करती है। ग्रीन पीस फाउंडेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ कहूँगा, ग्रीन पीस फाउंडेशन यहाँ पर फेल है, क्योंकि आज हम देखें पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीव जंतु नष्ट होते चले जा रहे हैं, सब के सब जो है एक ऐसे समय काल में चले गए हैं जहाँ पर बचाना संभव नहीं है। कहते हैं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है तो उसका कार्य होना चाहिए सुचारू रूप से। ग्रीन पीस फाउंडेशन जो 1971 में बनाई गई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकी, न पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने और दबाव बनाने काम करती है। कहते हैं यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, अगर इसका कार्य सुचारू रूप से किया जाए
तो हो सकता है कि हम कई तरह के पर्यावरण जो डिग्रेडेशन होती है, जो ख़त्म होता है, उससे हम बच सकें। तो देखा जाए तो हमारे कहते हैं समाज में हर तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, सभी चीज़ों पर जो है रोक लगाई गई है, सभी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण नियम से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में हिंसा युद्ध होते रहते हैं सांप्रदायिक। तो ये चीज़ें गलत है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पॉइंटों की जो सिलसिला थी ख़त्म हो गया, पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर थी, और यहाँ पर एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तिरपान स्टडी सेंटर ने हर एक पॉइंट पे अपनी जो है विचार रखा, समझाने की कोशिश किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार बनता रहे और चाहते हो कि और वीडियो आपके पास आता रहे, तो आपको भी तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए दोस्तों, संकोच मत कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिएगा तो इससे कुछ भी आपको नहीं जाएगा। कम से कम आपके द्वारा किसी बच्चे का हेल्प तो हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लिया, तो हो सकता है उस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत था, जो एम वक्त पे आपने उसको दे दिया, तो बेशकली वो दिल से आपको धन्यवाद जरूर करेगा। अगर मान लीजिए उसको देखने का मन नहीं है, उसे काम का नहीं है, तो इग्नोर कर देगा, वो उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपना कार्य करते हो अच्छे से, तो तिरपान स्टडी सेंटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर 8 से लेकर MA तक जो है सारी वीडियो उपलब्ध है। तो इतना विशाल है, तो ये विशालता आपके लिए ही है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। पहली बार मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, और ये नहीं कि वीडियो देख के स्किप कर जाओ, ये गलत होती है। और गलत इसलिए नहीं कि आपको मैं ज़बरदस्ती कहूँ सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने से आपको पता है कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगला वीडियो जो है कौन सा सब्जेक्ट का होगा ये आपको भी पता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हो, तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे एग्जाम व्यू से। तो ये तो आपको सोचना है कि मैं सब्सक्राइब करके रखूँ या वीडियो देख के स्किप कर जाऊँ। अगर ऐसा करते हो तो आपको होगा नुकसान। कहते हैं हमने तो अपना कार्य किया है, आप चाहे करो चाहे ना करो, ये तो आप ही जानते हो, क्योंकि आप पहली क्लास के बच्चे नहीं हो, आप +2 के हो।